Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 25 अप्रैल 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पुलिकट लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में एक बॉडी को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं उस बॉडी का नाम क्या है। उसका नाम है ट्रैफिक, और ट्रैफिक की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। तो दोस्तों इस बॉडी से संबंधित आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला कि जो ये ट्रैफिक है ये एक पर्टिकुलर ब्यूरो है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में आता है। सेकेंड स्टेटमेंट, जो इस ट्रैफिक का मिशन है वो है टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं, बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल ही गया होगा, जो इंडिया में स्पाइसेस बिकते हैं, मसाले बिकते हैं, उसमें दो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है एमडीएच और एवरेस्ट। सभी ने यहाँ पर इन मसालों को यूज़ किया होगा, लेकिन ऑब्वियसली इस एमडीएच और एवरेस्ट में मसालों की बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो उन बहुत सारी वेराइटीज़ में से अभी क्या हुआ है, कुछ मसालों के अंदर में एक ऐसा एजेंट पाया गया है जिससे कैंसर होने के चांसेस हैं। और ये चीज़ दोस्तों खोज के निकाली है सिंगापुर और हांगकांग ने, जिसके बाद दुनिया भर में ये आर्टिकल्स लगातार पब्लिश हुए हैं। और ये कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है। एवरेस्ट की बात करेंगे तो आप देख पाओगे 50 ईयर्स पुरानी कंपनी जो कि 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर में मसाले एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली इनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस न्यूज़ के बाद में। ये आप लोगों ने देखा होगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स प्रेजेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, लाइव मिंट है, इंडिया टुडे है, हिंदुस्तान टाइम्स है, सभी जगह पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। जैसे यहाँ पर बात हो रही है ऑल अबाउट द कैंसर कॉजिंग केमिकल फाउंड इन एवरेस्ट एंड एमडीएच मसाला। इज योर मसाला पैक अपिंग योर कैंसर रिस्क। उसके अलावा डू एमडीएच एवरेस्ट मसाला कॉज कैंसर, है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सारा का सारा मामला उठा है कहाँ से, हांगकांग और सिंगापुर से। हांगकांग और सिंगापुर में कुछ मसालों के ऊपर में बैन लगाया गया। पहले मैं आपको उन मसालों के नाम बता देता हूँ। वो 4 मसाले हैं, ठीक है। और उन 4 मसालों में सबसे पहले एमडीएच के 3 मसाले आपको देखने को मिलेंगे। एमडीएच का सबसे पहला है मद्रास करी पाउडर, फिर है सांभर मसाला जो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, देन है करी पाउडर। तो ये 3 मसाले हो गए एमडीएच के। और जो एवरेस्ट का मसाला है वो है फिश करी मसाला, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये वो 4 वेराइटीज़ हैं दोस्तों जिनके ऊपर में हांगकांग और सिंगापुर ने बैन लगाया। रीज़न यह है कि उनका कहना है कि इन मसालों के अंदर में एक कैंसर कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट है, एक केमिकल प्रेजेंट है जिसका नाम है इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो। और वो लिमिट से ज़्यादा मात्रा में ये केमिकल पड़ा हुआ है इन मसालों के अंदर। ये बात यहाँ पर आर्टिकल्स में बताई जा रही है, समझ गए। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी बॉडी है जो फूड के ऊपर रेगुलेशन लगाने का काम करती है वो है FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉडी है ये अभी क्या कर रही है, लगातार इस आंसर को ढूंढ रही है। यानी कि जो अभी सिंगापुर और हांगकांग ने ये बैन लगाया है तो ये सही है या नहीं है। इसके लिए इन्होंने अभी अलग अलग जगह पर जो ये अलग अलग ब्रांड के मसाले हैं इनको कलेक्ट किया है, रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ये थोड़े समय बाद लेकर आएंगे, उसमें हमको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या सच है और क्या यहाँ पर झूठ है, ठीक है।
क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर ने खुद यहाँ पर मेंशन किया है कि इंडिया के जो ये टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं एमडीएच एंड एवरेस्ट, इनके मसालों में हाई लेवल्स ऑफ कार्सिनोजन इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया है, जो कि सही नहीं है। इसके लेवल्स एक लिमिट से ज़्यादा हैं जो हमारे बॉडी को कभी सूट नहीं करेंगे, इससे बॉडी में कैंसर होने के चांसेस डेवलप हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो FSSAI है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब काम कर रहे हैं, और दूसरी बात ये जो प्रोडक्ट हैं ये इंडिया में जो अगर हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो बाहर विदेश में एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें यहाँ पर हो सकता है, बट हमें इसके ऊपर में टेस्टिंग करना ज़रूरी है। FSSAI ने ये बोला हमारी जॉब यह है कि हम इंश्योर कर सकें जो इंडियन पॉपुलेशन है, भारत के लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेफ रहे, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इंडियन मार्केट में जो मसाले अवेलेबल हैं फटाफट हम उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे, देखेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, वाकई में ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है क्या केमिकल। और इस टेस्टिंग के दौरान अगर ये दोनों मैन्युफैक्चरर्स कह सकते हो दोषी साबित होते हैं तो एक्शन भी लिया जाएगा फूड सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों ही कंपनीज के ऊपर, ये भी बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये इथाइलिन ऑक्साइड है क्या। ज़रा इसके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, आपके एग्जाम में स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इथाइलिन ऑक्साइड एक प्रकार का पेस्टिसाइड है दोस्तों। पेस्टिसाइड आप कह सकते हो जो कीटाणुओं को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट में भी हम यूज़ करते हैं इस इथाइलिन ऑक्साइड का, कीड़ों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर नाम की जो बॉडी है, इसने इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रुप 1 के कार्सिनोजिन वाले सेक्शन में रख रखा है। और इस सेक्शन में रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास में प्रॉपर एविडेंसेस है, सबूत है स्टडीज़ के माध्यम से कि भाई ये जो एजेंट है ये आराम से एक इंसान को कैंसर जैसी बीमारी दे सकता है। अब जो मसाले वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसका यहाँ पे यूज़ करती हैं ताकि मसाले सुरक्षित रहें, कोई कीड़ा ना लगे, है ना। स्पेशली जो ई कोली है या साल्मोनेला है, इन जैसी चीज़ों से यहाँ पर मसाले ख़राब ना हो, इससे बचाने के लिए वो इस प्रकार का केमिकल यूज़ कर रहे हैं, इथाइलिन ऑक्साइड। और इथाइलिन ऑक्साइड को दोस्तों अगर आप देखते हो तो ये एक कलरलेस और हाईली फ्लेमेबल वेरी रिएक्टिव गैस की कैटेगरी में आता है। ये एक गैस है जिसका कोई कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक तुरंत आग पकड़ सकती है। दूसरी चीज़ ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई जैसी चीज़ों को मारने में मदद करती है। तो ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका इंडस्ट्री में या दूसरे पेस्टिसाइड्स में या डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं उसके अंदर में यूज़ किया जाता है। अब सवाल यह है कि यही चीज़ मसालों में यूज़ की जा रही है, तो एक इंसान के बॉडी को ऑब्वियस सी बात है इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है ये कैसे एक इंसान की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दोस्तों एक इंसान के अंदर में ये कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ये लो लेवल में या लिमिटेड वे में यहाँ पर बॉडी में जा रहा है देन इसका कोई नुकसान नहीं है, बट आपको पता है लो लेवल में भी अगर आप रेगुलर बेसिस पर लगातार ले रहे हो, क्योंकि मसालों का यूज़ हर एक डिश के अंदर में हो रहा है। इंडिया के अंदर आपको पता है इंडिया मसालों के लिए जाना जाता है। अपने खानों में मसालों के बिना स्वाद भी नहीं आता इंडियन डिशेस में। जैसे आप बाहर खाओगे किसी दूसरे कंट्री में, वहाँ पे इतने मसाले यूज़ नहीं होते जितनी वैराइटीज़ मसालों की आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। बट होता यह है कि रेगुलर बेसिस पर खाने से दोस्तों ये लिमिटेड अमाउंट भी कहीं ना कहीं एक इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यही केमिकल कहीं ना कहीं अगर आप एक इंसान के लगातार कांटेक्ट में आता रहेगा, लगातार उसके बॉडी में जाता रहेगा, तो इससे क्या होगा, जो कैंसर का रिस्क है, स्पेशली ल्यूकेमिया या स्टमक कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के बीच काफ़ी बड़े चांसेस हैं। इवन रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकती है, लंग इंजरी हो सकती है, सर में दर्द, नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, प्लस सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो अब क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही दो ब्रांड्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन्हीं में सबसे वैराइटीज़ है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड है, बहुत पुरानी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो अभी यहाँ पर एडवाइजरी यह है कि जब तक ये टेस्टिंग की रिपोर्ट्स ना आ जाएं, है ना, अभी यहाँ पर कुछ दिन के लिए बोला गया है, 15-20 दिन, सारी डिटेल रिपोर्ट हमारे सामने आएगी इसके ऊपर पूरी तरह से टेस्टिंग होने के बाद में कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है। तो तब तक के लिए आप दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज़ करके चल सकते हैं। कोई दूसरा ऑप्शन मसालों में आप उसका यूज़ कीजिए जो कि आपको एक ट्रांसपेरेंट डेटा दे रहा हो, इसके बेसिस पर यहाँ पे काम किया जा सकता है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इसी इथाइलिन ऑक्साइड को कई जगह पर बैन ऑलरेडी किया जा चुका है। अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन, अब यूरोपियन यूनियन कोई एक देश नहीं, इसमें 27 देश आ रहे हैं। पूरे यूरोपियन यूनियन ने इथाइलिन ऑक्साइड को 2011 में ही बैन कर दिया था कि हम इसको फूड में यूज़ नहीं करेंगे। और जो ये इथाइलिन ऑक्साइड का जो यूज़ है आजकल थोड़ा बहुत परमिटेड है डिसइंफेक्शन के अंदर, जैसे मैंने बोला है ना, जहाँ पर कीटाणु वगैरह मारने के लिक्विड्स हैं उसके अंदर में यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है।
बट द थिंग इज कि अभी ये दोनों कंपनी इसी एजेंट को लेकर प्रॉब्लम में फंस चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जैसे मैंने बोला। तो ओवरऑल न्यूज़ चर्चा में थी, आई होप आपको इसके बारे में एक पर्टिकुलर क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है और जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी खेती का सीजन चल रहा है, फसल की कटाई भी हो रही है, तो उस दौरान असम के अंदर एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिनका नाम है तीवा ट्राइब। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ TIWA। तो ये जो तीवा ट्राइबल कम्युनिटी है दोस्तों, ये एक पूरा त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं असम में, स्पेशली कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बोरमाजोर गांव। तो दोस्तों वहां पर उस विलेज में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उस फेस्टिवल का नाम है यांगली। ये मैं लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये जो यांगली फेस्टिवल है ये कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू सेलिब्रेट की जाती है। वो तीवा ट्राइब्स के थ्रू सेलिब्रेट की जाती है। यांगली फेस्टिवल है क्या, जब यहाँ पर फसल की कटाई हो रही है दोस्तों, उस दौरान यहाँ पर कह सकते हो कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली यहाँ पर जो हम लोग खेती करते हैं, ये जब फसल लगाते हैं, लगाने से पहले भी यहाँ पर ये सेलिब्रेशन चलता है ताकि ये जो फसल है वो फलती फूलती निकले, लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा फेस्टिवल होता है। नाउ अब मैं आपको दोनों ही चीज़ें टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है केवल एक फोटो है, इसमें जो ये एक लाइन की इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको काफ़ी नंबर दिला सकती है, 3-4 नंबर आपको मिल सकता है। क्योंकि आप देखोगे ट्राइबल कम्युनिटीज को लेकर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे ओंगे ट्राइब हो गई, अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हो गई, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ गए। तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आप यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करके चल रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है तीवा ट्राइब्स के बारे में। तो ये जो तीवा ट्राइब्समैन है ये असम की पॉपुलर ट्राइब है, ध्यान रखिएगा। यांगली फेस्टिवल को ये सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो यांगली फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है, ये हर 3 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, जब यहाँ पर पूरा खेती शुरू की जाती है। सोइंग सीजन की शुरुआत को यहाँ पर यह मार्क करता है। ये जो यांगली फेस्टिवल है ये हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भैया यांगली फेस्टिवल किस चीज़ से रिलेटेड है। नीचे ऑप्शन वगैरह वगैरह दे दिया जाएगा, तो आपने एग्रीकल्चर पर मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इस ट्राइबल कम्युनिटी का एक मेन सोर्स है इनकम का। इनका जो पूरा जीवन चल रहा है, जो भी यहाँ पर कह सकते हो लाइवलीहुड यहाँ पर इनका चल रहा है, वो इसी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान ये जो तीवा ट्राइब्स हैं ये डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो प्रेयर्स हैं वो करते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं ताकि जो फसल है वो बढ़िया तरीके से उगे, है ना। एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चर में हमको कह सकते हो कि खेती देखने को मिले, और साथ ही साथ में अपने फसल की सुरक्षा भी यहाँ पर वो कह सकते हो प्रेयर करते करते मांगते हैं कि भाई वो जो फसल है उस पर कोई कीड़े ना लगें या कोई नेचुरल कैलेमिटी ना आ जाए, यानी कि कोई ऐसा भारी बरसात वगैरह ना आ जाए जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाए। तो एक फलती फूलती फसल का उत्पादन हो, स्पेशली उसलिए यहाँ पर ये फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है। समझ गए। तो ये तो बात हो गई फेस्टिवल की। इसी आर्टिकल का जो पार्ट नंबर 2 है वो है तीवा ट्राइब्स। अब थोड़ा सा ट्राइब्स के बारे में फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। जो ये तीवा ट्राइब्स है दोस्तों, इनको लालुंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटी असम में जो पहाड़ी इलाके हैं और प्लस प्लेन एरियाज हैं, दोनों जगह पर रहते हैं। और केवल असम में नहीं, मेघालय के अंदर भी कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ पर, कुछ कम्युनिटीज़ नहीं बोलूँगा, कुछ नंबर में तीवा ट्राइब्स वहाँ पर भी नजर आती हैं। तो जो तीवा है ये वर्ड यहाँ पर यूज़ कैसे किया गया, कई जगह पर आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन ताइवा देखने को मिलेगा, तीवा देखने को मिलेगा, दोनों प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग हैं जो बिल्कुल नीचे से यहाँ पर उठ कर आए हैं, ठीक है। तीवा मीन्स पीपल हु वर लिफ्टेड फ्रॉम बिलो, ये बेसिकली इसका मतलब है। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है दोस्तों, इनको असम के अंदर में शेड्यूल ट्राइब के अंदर में कवर किया गया है, यानी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। और अप्रैल के महीने में, जैसे यहाँ पर अब अप्रैल का महीना चल रहा है, तो एक फेस्टिवल होता है केलचवा फेस्टिवल। ये भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है तीवा ट्राइब के थ्रू, जब यहाँ पे फसल की कटाई होती है। फसल को लगाने से पहले यांगली फेस्टिवल, कटाई के समय पर दोस्तों जब फसल पूरी तरह से हम लोग काटेंगे, हार्वेस्टिंग सीजन चलेगा, तो उस दौरान ये खेलचेवा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो हिल तीवा विलेजर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये ज़्यादातर झूम कल्टीवेशन को अपनाते हैं, जगह जगह पर खेती करते हैं। एक जगह पर करेंगे फिर शिफ्ट होते होते जगह जगह पर चले जाते हैं, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर हो गया, वेजिटेबल हो गया, क्रॉप्स हो गया, ये ज़्यादातर इसको ग्रो करते हैं। और यही कम्युनिटी जब इनकी भाषा की बात करते हैं दोस्तों, तो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज का यहाँ पर ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये प्रॉपर डेटा
ये आपको आर्टिकल में, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में नहीं मिलेगा। इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, विकीपीडिया पे अवेलेबल है, और भी डेटा अवेलेबल है, ब्रिटानिका पर अवेलेबल है। तो वहाँ सभी जगह से कलेक्ट करके आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इधर उधर से खोजने में। सीधा आर्टिकल पढ़ो, बैकग्राउंड डेटा पढ़ो, काम खत्म, आपका टाइम बचेगा। बाकी चीज़ों में भी तैयारी करने के लिए टाइम देना है, स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है, समझ गए ना। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा, ये हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, है ना। ये जो आर्टिकल डिस्कस किए अभी, इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है। ये सभी डेटा आप लिखने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे, घंटों लग जाएंगे। आपको रेडीमेड जो प्रिंटेड नोट्स है वो यहाँ पर इस ग्रुप में मिल जाते हैं। और जो नोट्स हैं दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। पीडीएफ जो मिलता है वो प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा कर अपने टेबल पे रख के पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़, एक और फायदा है, यहाँ पे जो आपके पीडीएफ्स हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं, डेट वाइज अपलोड होते हैं। तो किसी तारीख का आपने द हिंदू पढ़ा, नहीं पढ़ा, वीडियो छूट गया, कुछ भी हुआ, लेकिन नोट्स आपके कभी नहीं छूटेंगे। नोट्स आपके पास में डेली बेसिस पे रहेंगे, इस ग्रुप में डेली अपलोड होता है वो, ये भी एक फ़ायदा है। दूसरी चीज़, कई बार हम यहाँ पे पीडीएफ स्टोर करते हैं, सीक्वेंस में नहीं लगा पाते, स्टोरेज का इशू आता है, कई बार वो सारा ख़त्म ही हो जाता है जो हम स्टोर कर रखते हैं। अब क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी इशू हो सकता है। तो वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी यही है कि ग्रुप में सारा कंटेंट अवेलेबल है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओगे, पढ़ोगे, डाउनलोड करोगे, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। साथ में आप डिलीट भी कर दो पढ़ के, आप दोबारा वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ये जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, आपको खुद भी दिखेगा, बट बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा, हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी मेक श्योर क्या करो यार कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, जिसको आप प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही द हिंदू अखबार में पेज नंबर 3 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक करेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, नो फॉरेस्ट और एनिमल्स विल बी लेफ्ट इफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज। पूरा मैटर क्या है जरा मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो आपने पढ़ा है, देखो ये एक रेलिवेंट टॉपिक बनता चले जा रहा है, इंसान और जानवर के बीच के संघर्ष के बारे में। देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जगह जगह पर देखने को मिलती हैं। उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलग अलग प्रकार के जानवर रह रहे हैं, पल रहे हैं उन्हीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास कुछ और कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, है ना। और कई बार वो जो कम्युनिटीज़ है वो जानवरों से भिड़ जाती हैं, या जानवर उनके सामने आ जाता है, उनके खेतों में घुस जाता है। तो फिर जब आमने सामने है तो कई बार ऐसा होता है जानवर इंसान को मार देता है, लेकिन और कई ज़्यादा बार ऐसा होता है कि इंसान उस जानवर को मार देता है। और इस चक्कर में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इस दौरान ना ही हमारे जंगल बचने वाले हैं और ना ही जानवर बचेंगे अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। भाई यहाँ पर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। और एक्शन क्या है कि भाई जो भी, जैसे असम गवर्नमेंट ने अभी ये किया है कि हम क्या कर रहे हैं, असम गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमेटी तैयार की है जिसको चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट टू सर्वे जो है वो यहाँ पर हेड करने वाले हैं। और इसमें होगा क्या, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी इसमें बाउंड्रीज डिमार्केट कर दी जाएंगी, यानी बाउंड्रीज डिफाइन कर दी जाएंगी कि भाई जानवर जहाँ पर रह रहे हैं उनकी बाउंड्रीज अलग है, वो इस एरिया में है, और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन कम्युनिटीज़ की बाउंड्री अलग है, वो यहाँ पे रहेंगे। ये एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें, क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दोस्तों यहाँ पे जंगलों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ में जो एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर सिनेरियो हमारे सामने नजर आ रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा केरला का मुद्दा, भाई केरला कितना ज़्यादा न्यूज़ में था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। अभी मैं वो भी समझाऊंगा आगे एक एग्जाम्पल लेके। तो वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है, भाई इस चीज़ के ऊपर हमें एक्शन लेना होगा, समझ गए। अब थोड़ा सा अगर हम देखें ये आर्टिकल, तो इसमें से प्रीलिम्स के लिए कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक फैक्ट्स नहीं आ रहे हैं। अगर प्रीलिम्स के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर बात हो रही है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। लोकेशन ध्यान रखिएगा, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों असम में है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये कहाँ पर है, असम में है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो हो गई हमारी प्रीलिम्स की बात। अब इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है या इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, अगर आप एनवायरमेंट के स्टूडेंट हो तो।
कि भाई ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ रहा है, इसका सिनेरियो क्या है। सबसे खतरनाक सिनेरियो दोस्तों केरला में नजर आया। केरला में जो वायनाड वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पिछले कुछ समय पर एक केस नजर आया था। आपको याद होगा कि एक हाथी, जंगली हाथी, उसने यहाँ पर 47 साल के बूढ़े आदमी को दौड़ा दौड़ा के मार दिया। यह केस की वजह से केरला न्यूज में था इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और ये जो ट्रेजेडी है दोस्तों, ये लगातार बढ़ती चली गई। इसके बाद कई सारे स्टेट ने यहाँ पर अटेंशन दिया इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, क्योंकि भाई ये जो इंसिडेंसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। आज के ज़माने में इंसिडेंसेस कम होने चाहिए थे, तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर एलिफेंट्स, टाइगर, बाइसन, बोर, ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को अटैक कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर जो भी खेती बाड़ी है उसके अंदर में घुस जाते हैं। सरकार का यहाँ पर एक डेटा आया है 2022-23 का, जिसमें यहाँ पर बोला गया 8,873 वाइल्ड एनिमल अटैक्स हमको नजर आते हैं 2022-23 में। मतलब आप कह सकते हो 9,000 के आसपास वाइल्ड एनिमल अटैक्स हुए, जिसमें से 4,193 जो अटैक्स थे वो वाइल्ड एलिफेंट्स के थे, और 1,524 वाइल्ड बोर, जंगली सुअर के अटैक थे। 193 टाइगर्स के थ्रू अटैक करे गए, और 244 लेपर्ड के थ्रू अटैक करे गए, और 32 अटैक बाइसन के थ्रू करे गए। इतने सारे अटैक अलग अलग जानवरों के माध्यम से हुए थे इंसानों के ऊपर में। अब क्या होता है, इनमें से अगर आप देखोगे 98 डेथ होती हैं, जिसमें से 27 जो डेथ हैं वो एलिफेंट अटैक के दौरान होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क हमको यहाँ पे नजर आया। फिर इसी डेटा में बताया गया 2017 से 2023 के बीच में अगर आप देखोगे तो इन कुछ सालों में दोस्तों 20,957 20,957 इंसिडेंट्स नजर आए हैं क्रॉप लॉस के, जहां पर जंगली जानवर खेतों में घुस गए और बर्बादी की है खूब भयंकर। और फिर इंसान अपनी फसलों को बचाने के लिए उन जानवरों से भिड़ता है, उनको मार भी देता है। ऐसे भी केसेस बहुत सारे आपको नजर आएंगे। और इन्हीं पर्टिकुलर सिनेरियो में जो वायनाड वाला रीजन है केरला का, वो एक वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है, जहां पर बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है। यहां पर बोला जा रहा है कि भाई लगभग 41 लोगों की जान गई इस एलिफेंट अटैक में पिछले कुछ समय पर, 7 लोगों की जान गई टाइगर अटैक में पिछले 10 सालों में। तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग सिचुएशन बन रही है, जो कि मुद्दा आज फिर से उठ रहा है। अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या है दोस्तों। सबसे पहला रीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि फॉरेस्ट हैबिटेट की क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है। हम कर क्या रहे हैं आजकल, डेवलपमेंट के नाम पर क्या हो रहा है, जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से जंगलों को डैमेज करते चले जाएंगे, आपने केवल इंडिया का ही नहीं, अमेजन का एग्जाम्पल देखना होगा। अमेजन फॉरेस्ट, ब्राजील के सबसे बड़े जंगल आपको यहाँ पे नजर आएंगे, साउथ अमेरिका में स्पेशली, है ना। उनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, लेकिन उसको भी इतना ज़्यादा डैमेज किया गया। अब जब डैमेज कर रहे हैं उसको, तो उससे क्या हो रहा है भाई, जो जानवर है उनका घर ही जंगल है। जब जंगल काट दोगे, साफ कर दोगे, उसकी जगह यहाँ पर डेवलपमेंट करते चले जा रहे हो, तो वो जानवर कहाँ जाएंगे, बाहर निकल कर आएंगे, खेतों में घुसेंगे, या बाकी यहाँ पर गाँव में पहुँचेंगे। इस दौरान यहाँ पे कई सारे जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो हमको नजर आ रहे हैं दोस्तों। कई सारे केसेस ऐसे नजर आए, समझ गए। इससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में बर्बादी हो रही है, प्लस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ोतरी मिल रही है। कई बार एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, जिसकी बेसिस पर भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। प्लस साथ ही साथ में हमारे पास में आज के समय पर कोई प्रॉपर तरीके से एक्शन लेने वाली पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी बहुत सारी है, सरकार के इनिशिएटिव बहुत सारे हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, बट किसी पर भी सही से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसे बोलते नहीं है, हमारे पास में हर चीज़ को लेकर स्कीम ज़रूर है, हर चीज़ को लेकर योजनाएं हैं, हर चीज़ को लेकर यहाँ पे एक ना एक पर्टिकुलर आपको मिशन देखने को मिलेगा, बट द थिंग इज वो सही से लागू नहीं किया जा रहा है आज के समय पर। बट एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इसका यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल भी आपको हेल्प करेगा कि अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हमको नजर आ रहा है, तो केरला में खतरनाक सिचुएशन आई, केरला ने इस सिचुएशन से कैसे एड्रेस किया, तो या फिर क्या कर रहा है केरला आज के समय पर। तो दोस्तों यहाँ पर केरला के पास में कई सारी स्कीम्स आज के समय पर प्रेजेंट हैं, जो कि इस प्रकार से एनिमल्स को ह्यूमन सेटलमेंट्स में जाने से रोकती हैं। क्योंकि ये सिचुएशन कब आएगी सामने, जब जानवर जंगल छोड़कर जहां पर इंसान रह रहे हैं वहां पर पहुंचेगा, तभी लोग में हड़कंप मचेगी। तो इसके लिए कई सारी स्कीम्स तैयार की हैं उन्होंने। एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस यहाँ पर बनाए, एलिफेंट प्रूफ स्टोन वॉल्स बनाई, कुछ ऐसी दीवारें वगैरह बनाई यहाँ पर, एरियाज जहाँ पर हाथी रहते हैं, जंगली हाथी रहते हैं, उनके आसपास ऐसी दीवारें बना दी गई, इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दी गई, जिससे यहाँ पर वो हाथी उस एरिया से बाहर ना निकले, समझ गए, ह्यूमन सेटलमेंट तक ना पहुंचे। फिर साथ ही साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे, एनिमल्स को जंगल में रखने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए गए, वही प्रोग्राम्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। प्लस साथ ही साथ में केरल ने एक और स्कीम रन की है, जहां पर बोला है कि जो किसान हैं,
किसानों से, अगर किसी किसान की ज़मीन किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास है तो उनसे ज़मीनें खरीदी गई हैं ताकि उनको फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाए, जंगलों में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि एक तरफ हम जंगल बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ यही एक ऑप्शन बचा है कि जंगलों को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे एनिमल को एक प्रॉपर स्पेसिंग मिल सके। तो इसके लिए जो फार्मर्स की ज़मीन है वो खरीदी गई है, प्रॉपर तरीके से उनको अमाउंट दिया गया है जिससे वो दूसरी जगह पर परचेज कर सके, अपनी खेती कर सकें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इन क्राइसिस को एड्रेस किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको एक बढ़िया तरीके से इस मामले में क्लैरिटी मिल चुकी है, जिसका यूज़ आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों के अंदर। चलिए, एक और न्यूज़ आर्टिकल आज के अखबार में पेज नंबर 9 पर एक इंपॉर्टेंट इशू प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल इशू कह सकते हो या जियो पॉलिटिक्स का एक आर्टिकल कह सकते हो। अब होता क्या है, जैसे आपको पता है हमारा जो एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है ना, उसी एडिटोरियल वाले पेज पर ही आर्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स रिलीज होता है। आज का डेटा क्या बोलता है मैं आपको ये बताता हूँ। तो दोस्तों, वेस्ट एशिया, ये वर्ड से आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। वेस्ट एशिया ये रीजन है जो लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों भाई? वेस्ट एशिया ये वाला पोर्शन है जहाँ पर ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, पैलेस्तीन, सऊदी अरेबिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी कंट्रीज प्रेजेंट हैं। तो भाई इस एरिया में अगर आप देखोगे, इस पूरे रीजन में, तो आर्मेनिया, अजरबैजान का डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। इस डिस्प्यूट में कई सारी कंट्रीज आपस में कूदी हुई हैं। फिर इजराइल और पैलेस्टीन या फिर वेस्ट बैंक के अंदर जो हमास है, उनके बीच का यहाँ पर एक लड़ाई देखने को मिलेगी। समझ गए? अभी इसी लड़ाई में ईरान भी आया, तो इजराइल और ईरान के बीच का यहाँ पर यह पूरा डिस्प्यूट हुआ। तो ये आपने देखा, पूरे वेस्ट एशिया आज के समय पर अनस्टेबल सा हुआ है। सिचुएशन काफी गंभीर है, अस्थिरता यहाँ पर पूरे रीजन में नजर आ रही है। तो इस अस्थिरता के पीछे यहाँ पर एक कारण आपको देखने को मिलेगा। अगर हम टेंशन देखें ना, अगर आप ये कुछ डेटा जो हमारे सामने प्रेजेंट है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमको अगर एक चीज़ समझ में आती है तो वो है यूएसए। यूएसए भी एक मेन कारण है, यूएसए को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। यूएसए टेंशन बढ़ाने में लगा हुआ है। भाई इतने हथियार बेचे हैं इसने इन पर्टिकुलर कंट्रीज को, तो लड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है। इससे तो यूएसए को ही फायदा हो रहा है ना। अगर ये कंट्रीज आपस में लड़ती भी हैं, खूब लड़ती हैं, वॉर चलती हैं सालों साल, तो बहुत सारे हथियार की जरूरत पड़ेगी। और वो हथियार फिर किससे परचेज करेंगे? अमेरिका से परचेज करेंगे, क्योंकि इस रीजन में ज्यादातर कंट्रीज अमेरिका से ही हथियार परचेज कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी आपको जियोपॉलिटिक इशू नजर आएगा दुनिया में, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको यूएसए का जरूर से एक हाथ नजर आएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पर कुछ चार्ट्स दिए गए हैं हमारे सामने। टेबल 1 आप जरा ध्यान से देखिएगा। टेबल 1 में यहाँ पे बोला गया है कि जो यूएस है, ये वेस्ट एशियन कंट्रीज में हथियारों का एक मेन सप्लायर है। जैसे कतर की बात करें, कतर वेस्ट एशिया में आता है, तो कतर जो है दोस्तों, इसको सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला कौन सा देश है? टॉप सप्लायर अमेरिका है, दूसरा यूके है और तीसरा इटली है। फिर आता है दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया को भी टॉप सप्लाई कौन करता है? जो टॉप सप्लायर इसका भी अमेरिका ही है। सेकंड स्पेन है, थर्ड फ्रांस है। टर्की की बात करेंगे तो टर्की में टॉप सप्लायर स्पेन है, सेकंड जर्मनी है, लेकिन यहां पर यूएसए का रोल यहां पर भी है, थर्ड नंबर पर यूएसए भी सप्लाई करता है। फिर बात आती है यूएई की। अगेन यूएई में भी टॉप सप्लायर अमेरिका ही है हथियारों का। इजराइल में भी ऑब्वियसली टॉप सप्लायर यूएसए ही है। कुवैत में इटली टॉप सप्लायर, लेकिन सेकंड नंबर पर फिर से यूएसए आ जाता है। बहरीन अगेन यूएसए आ जाता है। ईरान टोटली रशिया पर डिपेंडेंट है, 100% यहाँ पर रशिया पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ईरान के आपको पता रिलेशंस यूएसए से अच्छे हैं नहीं। तो ईरान को यूएसए कुछ बेचेगा भी नहीं, सिंपल सी बात है, वो रशिया से परचेज कर रहा है। तो मैक्सिमम कंट्रीज आपको जो वेस्ट एशिया में नजर आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं? कहीं ना कहीं अमेरिका से ही इन वेपन्स को परचेज कर रही हैं। समझ में आ गया? जितने ज़्यादा वेपन्स, जितना इनका ट्रेड, उतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स आपको नजर आएंगे। फिर दूसरा चार्ट हमको यह दिखाता है कि भाई रीजन वाइज जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, यानी एक देश की जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में कितना कितना पैसा यहाँ पर कौन कौन से रीजन ने खर्चा है। तो इस पैसे खर्चने में दोस्तों वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका सबसे आगे हैं पूरे दुनिया में। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका वाला जो रीजन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है हथियारों के ऊपर में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के ऊपर में, ये बताया गया। समझ गए? फिर उसके बाद आती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ जीडीपी। ये वैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अगर आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक देश की जीडीपी के बेसिस पर देखोगे, वेस्ट एशिया में स्पेशली, तो ये तो हमने देखा कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में दुनिया में वेस्ट एशिया वाला रीजन, यानी कि ये वाला रीजन सबसे आगे है। लेकिन इन रीजन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो इन रीजन में दोस्तों सऊदी अरेबिया आपको टॉप पर नजर आएगा। सऊदी अरेबिया बहुत पैसा खर्च कर रहा है अपनी मिलिट्री के एक्सपेंडिचर्स के अंदर में।
सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड आपको यहाँ पे कतर नज़र आएगा, थर्ड आपको यहाँ पर ओमान भी नज़र आएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर बात आती है यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की, यानी ये वाला चार्ट ये हमको ये दिखाता है कि जो लेबर फोर्स है जो आज के समय पर आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रही है उनका शेयर किस तरीके से बढ़ रहा है। और शेयर्स बढ़ाने में अगेन वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका बहुत ज़्यादा आगे हैं, ये इस मामले में आगे हैं। बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पर ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी लेबर फोर्स को आर्म्ड फोर्सेस में एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसमें रिक्रूट कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपेंशन कर रहे हैं। ये डेटा यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है। तो वेस्ट एशिया में ज़्यादा ही कुछ बवाल या ज़्यादा ही यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स वगैरह वाले केसेस आपको नज़र आएंगे। समझ गए? आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी होगी। ठीक है, चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना फाइनली आता है हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन। आज के न्यूज़पेपर में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हमारे पास में हैं जो बेहद काम के हैं। बाकी टाइम वेस्ट करना चाहोगे तो आप बाकी टाइम वेस्ट कर सकते हो। वैसे ये वाला एडिटोरियल टेंशंस वेस्ट एशिया वाला ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं, है ना। एक एडिटोरियल यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं ये वाला, और एक और एडिटोरियल, यार मैं वो चार्ट लगाना भूल गया हूँ, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, है ना। एक और एडिटोरियल हमारे पास में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये वाला है। ये भी आज के ही हमारे पेज नंबर 8 पर प्रेजेंट है। कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, तो इंडियन सी फेयर को लेकर बहुत अच्छा एडिटोरियल है, मैं कहूँगा बहुत काम का है, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन भी मैंने इसी आर्टिकल के ऊपर रखा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे सिलेबस से डायरेक्ट लिंक होता है इनका। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जहाँ पर राइटर अपनी ही गा रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो हमारे लिए काम का नहीं है। तो वहाँ पे दोस्तों टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो चलिए आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले आर्टिकल पे। मैं आपको बताऊं ये साइंस के सेक्शन के अंदर में भी मेंशन्ड है, तो इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 जो अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वहाँ से आप इसको लिंक कर पाओगे। हुआ क्या, मामला क्या है, कहोगे आर्टिकल दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे भी दिखाई नहीं पड़ रहा है पढ़ते पढ़ते, तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पर 2 कट लगा दिए हैं इस आर्टिकल के, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे आप आराम से देख पाओगे, पढ़ पाओगे एग्जैक्टली क्या मेंशन किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि हमारे दुनिया में स्नेक बाइट के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्नेक बाइट यानी सांप के काटने की वजह से हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। ये खुद डेटा में बोला गया, 1 लाख से ज़्यादा डेथ हो रही है हर साल, किसकी वजह से, सांप के काटने की वजह से। और 4 लाख लोग परमानेंटली डिसेबल हो जा रहे हैं, परमानेंटली तरीके से यहाँ पर वो डिसेबल वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्यों? केवल सांप के काटने की वजह से, क्योंकि सांप का जो जहर है, इसका जो विनोम है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और नो डाउट कई सारे लोगों को बचाया भी गया, लेकिन कई सारे लोगों को जो बचाया गया है वो एंटी वेनम देकर, यानी सांप के जहर का एक तोड़ यहाँ पर उनको दिया गया। तो कहोगे जब तोड़ हमारे पास में है तो हम सबकी जान क्यों नहीं बचा पाए? 1 लाख मृत्यु हो रही है हर साल, ऐसा क्यों? रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है क्योंकि जो ये सांप है ना, जो ये स्नेक है, ये एक अलग ही क्रीचर है। अब अलग क्रीचर कहने का मतलब यह है कि हर एक सांप की जो अलग अलग इनकी स्पीशी है ना, सब पर एक एंटीवेनम काम नहीं करता है ना, सब पर एक दवाई काम नहीं करती है। कुछ सांप बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं, जैसे ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये ब्रांडेड क्रेट का है। ये क्रेट है, एक लार्ज स्पीशी है एलिफेंट स्नेक की, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों क्रेट के साथ साथ ब्लैक मांबा का नाम आपने सुना होगा। ऐसे और भी बहुत सारे स्नेक की स्पीशीज जो बहुत डेंजरस हैं, और इनके जहर का तोड़ मिल ही नहीं रहा है लंबे समय से, जिस चक्कर में कई सारे केसेस नजर आते हैं। और कहने का मतलब यहां पर यह है कि देखो रिपोर्ट्स ये बताती हैं जो ज़्यादातर स्नेक बाइट के केसेस आ रहे हैं और जहां पर मृत्यु हो रही है सबसे ज़्यादा, वो कंट्रीज मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जहां पर लोगों की आय इनकम ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। ऐसे देश आपको अफ्रीका में बहुत सारे नजर आएंगे, एशिया में नजर आएंगे, और इन केसेस में इंडिया अकेला बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मतलब जो मैंने बताया ना कि भाई 1 लाख मृत्यु हर साल हो रही हैं सांप के काटने की वजह से, उसमें से यहां पर एक रिपोर्ट यह बताती है कि 58,000 मृत्यु केवल इंडिया में हो रही हैं इन अ ईयर। तो आप इमेजिन करो, जो केसेस दुनिया भर में आ रहे हैं उसके 50% से ज्यादा केसेस केवल भारत से जा रहे हैं। और इसी स्नेक बाइट के केसेस को पुअर मैन डिजीज का नाम दिया गया, क्योंकि गरीब इंसान जो है वही मारा जा रहा है इस बीमारी तले। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हमेशा से यहां पर इग्नोर किया गया, और ये हमेशा से ही खतरनाक होता चला गया। और ये चीजें तब थोड़ा सुधरने लगी जब 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा यहां पर अपना टाइम लगाकर इस मामले पर फोकस दिया कि भाई ये जो क्राइसिस है, ये एक सबसे बड़ा क्राइसिस है जो कि छिपा हुआ है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं ये केसेस।
बट 1 लाख मृत्यु हर साल होना ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो स्नेक बाइट एनवेनमिंग है दोस्तों, ये कह सकते हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बट एक्शन लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि आज जो हमारे पास में एंटी वेनम प्रेजेंट है, यानी सांप के जहर को काटने का तोड़ जो हमारे पास में प्रेजेंट है, वो बहुत पुराना हो चुका है। जिसमें हम क्या करते हैं, घोड़े का एंटीबॉडी यूज करते हैं, हॉर्सेस का, है ना। घोड़े का जो ब्लड है उससे यहाँ पे एंटीबॉडीज निकालते हैं, क्योंकि वो जो घोड़े से एंटीबॉडी मिलती है वो सांप के जहर को काट सकती है, तो एक इंसान को बचा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो हॉर्सेस की एंटीबॉडीज है दोस्तों, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी काम करने लगती है ना। जो चीज़ हमें बॉडी के अंदर में नहीं खत्म करनी है वो भी खत्म होने लगती है। तो जो एंटीबॉडीज है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर रही है, जो कि अगेन वो भी सही नहीं है, समझ गए। तो हमें एक ऐसे डोजेस की जरूरत है जो सटीक रहे और सीधा सीधा यहां पर केवल सांप के जहर को काट दे, बॉडी में और जो हमारी हेल्दी चीजें हैं उसको डैमेज ना करे। तो इसको लेकर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ एंटीबॉडीज डेवलप की हैं दोस्तों। उन एंटीबॉडीज का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। 2 एंटीबॉडीज बनाई गई हैं आज के समय पर, काम चल रहा है, अभी रिपोर्ट्स और ज्यादा पब्लिश होंगी और वो एंटीबॉडीज सबसे कह सकते हो कि फायदेमंद साबित हो सकती हैं। जैसे एक एंटीबॉडी है 95MAT5, ठीक है, 95MAT5, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, यह है। दूसरी एंटीबॉडी है 3FTXL, ठीक है, ये आप देख पाओगे। तो बोला गया ये जो 2 एंटीबॉडीज रेडी की गई हैं, ये एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और जो खतरनाक सांप हैं, किंग कोबरा, ब्लैक मांबा, है ना, उसके अलावा क्रेट, ब्रांडेड क्रेट, तो ये जो यहां पर इस तरीके के सांप है दोस्तों, इनके विनोम से लड़ पाना काफी मुश्किल है। इनका विनोम अगर बॉडी के अंदर पहुंचा यानी कि एक इंसान की मृत्यु निश्चित है। तो उन पर्टिकुलर केसेस को यहां पर काउंटर करने के लिए, उन सांप के जहरों को काटने के लिए 2 एंटीबॉडीज सबसे बेस्ट हैं, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ब्लैक मांबा के जहर को भी काटा है और ये टेस्ट किया गया एक चूहे के ऊपर में, है ना। उस चूहे की जान बची है, डेथ से यहाँ पर निकाल के लाया ये एंटीबॉडी, ये बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ये हमारे पास में कुछ रिपोर्ट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अभी जो हमारे पास में पुराने वाले एंटीवेनम प्रेजेंट हैं, जो सांप का तोड़ है, वो यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है। हमें काम करना है यूनिवर्सल सोल्यूशन पर, यानी ऐसा तोड़ होना चाहिए हमारे पास में जो कोई भी सांप अगर काटता है तो हम आराम से उसको ट्रीट कर सकें। क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर केवल कुछ सांप के वेनम का हमारे पास में एक सोल्यूशन है, कुछ का नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम बनी रहेगी ना, प्रॉब्लम खत्म कहाँ से हुई। तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो यूनिवर्सल सोल्यूशन हो, है ना, इन सांप की जो डेडली इफेक्ट्स उसको खत्म कर सके, समझ गए। उसी के लिए यहाँ पर 2 एंटीवेनम्स को रेडी किया गया है और इन एंटीवेनम्स के प्लीज नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाए। अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं जो स्नेक बाइट एनवेनमिंग है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम और कितनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम हमारे लिए आज के समय पर देखने को मिलती है। ठीक है, सांप के काटने को हम लोग स्नेक बाइट एनवेनमिंग बोलते हैं। तो एक पोटेंशियली जानलेवा बीमारी है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक वेनमस स्नेक, यानी स्नेक का जो स्नेक का जो जहर है स्पेशली, उसकी वजह से यहाँ पर ये फैलती है। कई बार जो सांप है वो जो जहर है अपना उसको स्प्रेड करता है, यानी कि बाहर स्प्रे करता है, कई बार इंसानों की आंखों में डाल देता है ना, उसकी वजह से इंसान की आंख भी जा सकती है। तो स्नेक बाइट जो है ये एक कह सकते हो डेली हेल्थ रिस्क है, डेली का कई सारे लोगों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क है। स्पेशली कहाँ पर, जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, एशिया है, अफ्रीका है, ओशियानिया रीजन है, लैटिन अमेरिका है, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग, स्पेशली जो गांव के अंदर में है, खेती बाड़ी के अंदर में डिपेंडेंट हैं, खेती कर रहे हैं, है ना, झाड़ियों में कई बार सांप छिपे रहते हैं, वहाँ पर इंसान खेती कर रहा होता है, गलती से पैर भी पड़ जाता है तो सांप अपने आप को बचाने के लिए अपने डिफेंस में काट लेता है। ये केसेस यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर एक सांप काटता है तो होता क्या एग्जैक्टली यहाँ पर जो दिमाग है वो बंद होने लगता है, अगर आप ऐसा कहो तो, ठीक है। जो वीकनेस है वो हमको नजर आएगी, ब्लीडिंग हो सकती है ना, एक इंसान की आंखें लगातार बंद हो रही होती हैं क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, ब्रेन चोक हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जहाँ पर भी काटेगा सांप वहाँ पर एकदम सूजन सी नजर आएगी, है ना, और फिर वो सांप का जो जहर बॉडी में पहुंचा है वो धीरे धीरे पूरे बॉडी में एक्सपैंड होता चला जाएगा, पूरे बॉडी में फैलता चला जाएगा। ये बात यहाँ पर बोली गई। तो बहुत सारे जो स्नेक बाइट विक्टिम्स हैं, जो इससे पीड़ित इंसान हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में,
है ना, उनको कई बार दिखाई देना भी बंद हो जाता है। कई बार वो बच तो जाते हैं, लेकिन वो जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट हो जाती है बॉडी में। उनका विजन खत्म हो जाता है पूरी तरह से। कई बार ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा होता है। और इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बोला कि 1 लाख नहीं, हर साल स्नेक बाइट की वजह से 1,40,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो रही है। और इसी बेसिस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों 2019 में एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया गया था। रोड मैप तैयार करते हुए यहाँ पर यह बोला था, हमारा मेन मकसद यह है कि हम जो ये डेथ हो रही है स्नेक बाइट की वजह से उसको आधी कर दें। एकदम तो खत्म नहीं कर सकते, बट आधा जरूर कर सकते हैं। और स्नेक बाइट का जो ये ट्रीटमेंट है इसको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इंडिया में 300 से ज़्यादा सांप की सब स्पीशीज़ या प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, 300 से ज़्यादा। ठीक है, बाकी यहाँ पर वेनोमस जो सबसे ज़्यादा जहरीली प्रजातियाँ इसमें से वो हैं 62। दुनिया में जो स्नेक बाइट के केसेस आते हैं वो 5.4 मिलियन है। और भारत में भी यहाँ पर जो हर साल केस आ रहे हैं वो 2.8 मिलियन। दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में आते हैं। ये केसेस हैं, इनमें से कई सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन लाखों लोगों की जान भी जाती है। वो यहाँ पर इस डेटा के अंदर में प्रेजेंट किया गया। और जैसे मैंने बोला, ये जो स्नेक बाइट है ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। तो ज़रा हम ये भी जान लेते हैं ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं। ये वो बीमारियाँ होती हैं दोस्तों, या ये वो ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है जो काफ़ी सारे डेवलपिंग रीजन में कॉमन है। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका में कॉमन नज़र आता है। ये बीमारियां होती हैं अलग अलग पैथोजेंस की वजह से, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनकी वजह से यहाँ पर बीमारियां फैल रही हैं। तो ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है ये स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा कॉमन आपको नजर आएगी, है ना, जहाँ पर लोगों के पास में प्रॉपर साफ पीने का पानी नहीं है, या फिर कह सकते हो ह्यूमन वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। और ये बीमारियां को ठीक करने के लिए जो प्रॉपर फंडिंग वगैरह है वो भी नहीं आ पा रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आ पा रहा है। और ऐसी बीमारियों में दोस्तों, यानी कि ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल जो डिजीज़ है इसमें केवल स्नेक बाइट नहीं है, स्नेक बाइट के अलावा स्केबीज, ट्रकोमा, लेशमेनेसिस, पूरी बॉडी के ऊपर में यहाँ पर कह सकते हो लाल लाल कलर के रैशेस हो जाते हैं। चेगास डिजीज़ के नाम सुना होगा आपने। ये एग्जाम्पल्स अलग अलग बीमारियों का जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये कुछ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं। बैक्टीरिया की वजह से लेप्रोजी, ट्रोकोमा, यॉज जैसी बीमारियां फैल रही हैं। प्रोटोजोआ की वजह से यहाँ पर चगास डिजीज़ हो गया, ह्यूमन अफ्रीकन डिजीज़ हो गई, ऐसी कई सारी डिजीज़ हैं। वायरस की वजह से रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमारे सामने नजर आती हैं, जिसका चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। समझ गए? चलिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यह हमारा आज का सेकेंड एडिटोरियल। ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन के साथ में, क्योंकि लास्ट में आपको मेंस का क्वेश्चन मिलेगा। ये देखिए, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी होगी। सिंपल सी बात है, लेकिन अच्छा सा एक आंसर लिख सकते हो आप तब जब आप इसको अच्छे से सुन पाओगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको अच्छा आंसर लिखने के लिए बढ़िया लिसनर बनना पड़ेगा, बढ़िया रीडर बनना पड़ेगा। चीज़ें समझ में आएंगी तभी आप उस चीज़ों को प्रेजेंट कर पाओगे पेपर पर। अब जैसे इतना लंबा चौड़ा एडिटोरियल है, राइटर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला मैं आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद इस लंबे चौड़े आर्टिकल को आपने 250 शब्दों में बदलना होगा कि भाई हाँ ये चीज़ें मैं 250 शब्दों में कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर देरी किस बात की। KM सेठी साहब हैं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च के एक सीनियर फेलो हैं, डायरेक्टर हैं। जरा जानते हैं इनका क्या है कहना। राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं, सबसे पहला मैं आपको लाइन टू लाइन हर एक चीज़ पढ़ाता हुआ चलूंगा। राइटर का कहना यह है कि आज के समय पर जो इंडियन सी फेयरर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सी फेयरर कौन है? सी फेयरर जो समुद्र से संबंधित काम कर रहे हैं आज के समय पर, है ना, जहाज़ों में आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे वर्क्स इनके देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो जहाज़ पर लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेड में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सब हमारे सी फेयरर्स हैं। तो ऐसे यहाँ पर ट्रेडिंग में, जहाज़ों में काम करने वाले लोग आपको सी फेयरर देखने को मिलेंगे। हुआ क्या, पिछले कुछ समय पे हम ये देख रहे हैं कि रेड सी हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, यहाँ पर बहुत सारे जहाज़ों को हाईजैक किया जा रहा है। किसके थ्रू? जो समुद्री लुटेरे हैं। सोमालिया के पायरेट्स का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। सोमालिया के पायरेट्स ने जहाज पकड़ा था ना अभी हाल ही में, ये आपको रेड सी देखने को मिलेगा। यहाँ से जहाज आ रहा है तो येमेन के हूदी रेबल्स पकड़ ले रहे हैं, यहाँ पास में जहाज है सोमालिया के पायरेट्स पकड़ ले रहे हैं, है ना। तो ये जो जहाज आजकल जा रहे हैं इनको हाईजैक कर लिया जाता है, और हाईजैक करने के बाद में अपने देश में ले जाते हैं और फिर पैसों की डिमांड करते हैं। बोलते हैं फटाफट पैसे दो वरना यहाँ पे हम लोगों को मारना शुरू करेंगे। तो इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे ज्यादातर नजर आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी चिंता है ये। बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। दिसंबर 2023 से हम देख रहे हैं, आज अप्रैल 2024 हो चुकी है। अभी सोमालिया का इशू आपको नजर आया होगा, जहां पर इंडियन नेवी ने छुड़ाया। इंडियन नेवी ने पिछले कुछ समय पाकिस्तानी लोगों को भी बचाया था।
तो ये पायरेट के अटैक्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, इसको लेकर हमें एक सोल्यूशन लाना जरूरी है, वो राइटर ने यहां पर मेंशन किया है। और इसके बेसिस पर राइटर ये बोलते हैं कि भारत ने अभी 3 अपने पेपर सबमिट करे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो समुद्र को लेकर एक पूरा संगठन है, इनका 111वां सेशन हुआ। उस सेशन के दौरान भारत ने 3 पेपर इनको प्रेजेंट करे, और इस 3 पेपर के अंदर में हमने ये मेंशन किया कि भैया जो हमारे सी फेयरर्स हैं, जो समुद्र के अंदर काम करने वाले इतने सारे लोग हैं, जहाज़ों पे लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी कौन मेंटेन करेगा? उनकी सिक्योरिटी को लेकर हमें काम करना जरूरी है। भारत ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूरी तरह से जोर दिया है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर प्लीज एक्शन लीजिए। और जो ये आईएमओ का एफर्ट है वो ये है, यानी कि आईएमओ जो है ना, ये हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम यह है कि भाई जो इंटरनेशनल मैरीटाइम फ्रॉड्स हो रहे हैं समुद्र के अंदर में, है ना, उस तरीके के फ्रॉड्स को यहाँ पर रोकना, मैरीटाइम थ्रेट्स जो हो रहे हैं, समुद्री लुटेरे जो हो रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, एक्सट्रीम अटैक्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं जहाज़ों के ऊपर में, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए यहाँ पर बॉडी काम करती है। और इंडिया ने बोला है कि भाई आप एक्शन तो लीजिए, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट जितनी ये बॉडीज हैं केवल ज़्यादातर पेपर पे काम कर रही हैं, इनका हकीकत में कुछ लेना देना नहीं है। भाई एक्शन लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सी पायरेसी है वो एक ज़माने में हुआ करती थी, आज वो वापस से आ चुकी है। सी पायरेसी वही मैंने बोला, समुद्री लुटेरे जो जहाज़ को लूट के ले जा रहे हैं। तो राइटर ने बोला सी पायरेसी इज बैक। हाल ही में जो पायरेट अटैक हमने देखा सोमालिया के अंदर में, इसमें खतरनाक हाईजैकिंग की, और दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक जो सोमालिया पायरेट्स, उन्होंने अलग अलग जहाज़ों को टारगेट किया। उन जहाज़ों के अंदर में इंडियन क्रू मेंबर्स भी प्रेजेंट थे। एमवी रुवेन जहाज़ हो गया, एमवी लीला नॉरफोल्क हो गया, इन जहाज़ों को जब्त कर कर ये वापस से ले जा रहे हैं अपने देश में। लोगों को मार देते हैं अगर यहाँ पे इनको पैसा ना मिले तो भाई इस पायरेसी को हमें रोकना होगा। इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर इस वाले इशू को कह सकते हो कि दुनिया भर में उजागर कर रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहा है, क्योंकि साल 2020 से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो 200 से ज़्यादा केसेस नजर आए हैं जहां पर इन सी फेयरर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनके साथ में बहुत बुरा हो रहा है। भाई यही लोग के माध्यम से पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, आज मैरीटाइम इंडस्ट्री चल रही है, और यही लोग सुरक्षित नहीं है। राइटर ये बोलते हैं कि जो पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री है, समुद्र में जितने जहाज चल रहे हैं, जितना ट्रेड हो रहा है, जो ये पूरी इंडस्ट्री है, ये हमारे दुनिया के व्यापार के लिए ज़रूरी है। दुनिया का ज़्यादातर व्यापार आज भी जहाज से होता है, क्योंकि वो ईजी है, और वहाँ पर सी फेयरर्स उन चीज़ों को सुरक्षित रखकर पहुँचा रहे हैं एक जगह पर, और वही आज के समय पर सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। और दुनिया भर में जितने भी सी फेयरर की पॉपुलेशन है दोस्तों, उसमें 9.35% भारत का कंट्रीब्यूशन है। भारत से बहुत सारे सी फेयरर्स आपको देखने को मिलेंगे जो दुनिया भर में काम करते हैं, लेकिन उनको भी जान का इशू है सबसे बड़ा। हाल ही में जैसे एक इंसिडेंट देखने को मिला, MSC एराइज नाम का जहाज को पकड़ा गया, MT हेरोइक एदोन नाम के जहाज को पकड़ा गया। ये सब लेटेस्ट केस हैं। ये इवेंट्स यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं कि इंडियन सी फेयरर्स कितने खतरे में हैं। हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इनके साथ में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जबकि ये देश के ट्रेड, दुनिया के ट्रेड को यहाँ पर संभाल रहे हैं। तो इंडिया ने अपने कुछ पेपर सबमिट करे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को, इनकी लीगल कमेटी को, कि प्लीज़ इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ कीजिए। इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत है हमें, अलग अलग देशों की ज़रूरत है, सब मिलकर साथ में आएँ और इन सी फेयरर्स की सुरक्षा करें, क्योंकि बात केवल भारत के सी फेयरर्स की नहीं है। जब कोई जहाज पकड़ा जा रहा है तो उसमें इंडिया के क्रू मेंबर्स प्रेजेंट है, और भी देश के लोग प्रेजेंट होते हैं, और अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो ये इंसिडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे और जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंक्रीज होंगी। भाई मान लो 2 दुश्मन देश हैं, सपोज किसी का जहाज किसी ने रोक लिया, और जबकि उन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, तो इससे यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अभी आपने जैसे देखा ईरान इजराइल का इशू, ईरान ने इजराइल का जहाज पकड़ लिया था जिसमें इंडियन मेंबर्स भी प्रेजेंट थे, तो इससे हालात और बदतर हो जाते हैं। 3 साल पहले जो मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया था, उन्होंने ये दिखाया कि 40% बढ़ोतरी नजर आ रही है किडनैपिंग्स में। गल्फ ऑफ गिनिया में किडनैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वहीं समुद्र में 134 केसेस नजर आए एजॉल्ट के, इंजरी के केसेस नजर आ रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं किडनैपिंग के, इसमें 20 इंडियन नेशनल्स दोस्तों किडनैप करे गए थे एम्प्टी ड्यूक से, और जो शिप का ओनर है उसको बहुत सारा पेमेंट करना पड़ रहा है, उससे यहाँ पर पैसा मांग रहे हैं। तो ये सी फेयरर्स डेंजर फेस नहीं कर रहे हैं तो क्या फेस कर रहे हैं? अब बात यह है कि जो इंडियन इनिशिएटिव है इसकी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइटर बोलते हैं इन रिस्पॉन्स जो भारत सरकार है और स्पेशली जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इन्होंने ह्यूमन राइट्स एट सी नाम का जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया।
और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत कई सारे रिपोर्ट्स ने यहाँ पर यह बताया भाई जो सी फेयरर्स से संबंधित केसेस हैं वो ये नज़र आ रहे हैं, कई बार अलग अलग जो देशों की जेल में हमारे सी फेयरर्स प्रेजेंट हैं। फॉरेन बॉर्डर्स में यहाँ पर उनको कह सकते हो पकड़ लिया जाता है, रोक लिया जाता है, कई बार लंबे लंबे समय तक, कई 100 दिनों तक यहाँ पर रोक लिया जाता है। तो जो ह्यूमन राइट्स, जो मानव के अधिकार हैं, क्या केवल यहाँ पर देशों के अंदर प्रेजेंट है? क्या समुद्र में जब इंसान प्रेजेंट है, वो जो काम कर रहा है उसके मानव अधिकार नहीं है ना? उसके खिलाफ तो यहाँ पर ये वायलेशन ही हो रहा है ना। तो हमें यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इसी के लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो मानव अधिकार की बात करता है, उन्होंने हाईलाइट किया है इन चैलेंजेस को। भाई हमें दुनिया भर की कंट्रीज के साथ में एक प्रोटेक्टिव कॉपरेशन की ज़रूरत है, एक प्रोटेक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत है, एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है जो ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा कर सके, स्पेशली मैरीटाइम इंडस्ट्री में। क्योंकि जो मैरीटाइम पायरेसी है, जो ये समुद्री लेटोरे का सबसे बड़ा चिंता है, ये बढ़ रहा है। 2,50,000 के आसपास जो इंडियन सी फेयरर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं अलग अलग जहाज़ों में दुनिया भर में, है ना, ये खतरे में है। भाई अगर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये लोग काम करना बंद कर देंगे। वो कहेंगे भाई हमारी जान को खतरा है, इससे अच्छा हम कहीं अपने देश में रुककर, कहीं बैठकर फैमिली के साथ रह के काम ना करें। तो इन सीरियस केसेस को रोकना होगा, अदरवाइज जो हमारा ट्रेड हो रहा है दुनिया भर में, जो व्यापार हो रहा है इन जहाज़ों से, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है जब ये लोग काम करना बंद कर देंगे तो, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पर इशू बढ़ेगा अगर हम इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो इसके लिए कॉम्प्रहेंसिव लैंड बेस्ड सोल्यूशन की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे प्राइवेट गार्ड्स वगैरह हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पर ला सकते हैं, है ना, ये यहाँ पर बोला गया। उसके अलावा दोस्तों कुछ और रिपोर्ट्स ने ये सजेस्ट किया है कि जैसे ईरान के जहाज़ की कंपनियां जो हैं, है ना, ये कोलैबोरेशन कर रही हैं इंटरनेशनल रिक्रूटर से, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। कई बार क्या हो रहा है कि ईरान की जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो इंडियन सी फेयरर्स को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रही हैं। भारत के जो ये लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जहाज़ों में, उनको बहला फुसला के, गलत झूठे प्रॉमिस करके अपने देश में काम करवाया जा रहा है। कहते हैं भाई हाई सैलरी देंगे, बड़े बड़े आपको अफसर मिलेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर में, ऐसे यहाँ पर लालच दे के इंडियन सी फेयरर्स को फंसा लेते हैं, उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, इनसफिशिएंट फूड दे रहे हैं, है ना, इलीगल कार्गो करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर वो इस पर्टिकुलर केस में फंस रहे हैं। यहाँ पर हमें एक्शन की सख्त रिक्वायरमेंट है, जिसको लेकर हमारे राइटर ने आवाज़ उठाई है कि हमारे इंडियन सी फेयरर्स नीड सपोर्ट, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इतने सारे रिस्क होने के बावजूद भी हमारे सी फेयरर्स लगातार अपने करियर के प्रति काम कर रहे हैं, है ना, अपने काम के प्रति कमिटेड हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट करेंटली दुनिया भर में जितने भी लोग इस तरीके का जो काम कर रहे हैं उसमें 9.35% का भारत का कंट्रीब्यूशन है। इंडिया अपने शेयर को आगे बढ़ाएगा, हो सकता है 20%, आने वाले 10 से 20 सालों में 20% लोग ऐसे हो जाएं जो मैरीटाइम इंडस्ट्री के अंदर में भारत के ही केवल काम कर रहे हो पूरे दुनिया में। तो शिप मैनेजमेंट कंपनीज का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है। समझ गए, कोविड-19 पैंडेमिक में कितने कितने कंट्रीज को सपोर्ट पहुंचाया गया, उसमें सी फेयरर्स का कितना अहम रोल था। भाई ऐसा ना हो कि भाई आगे फिर से सिचुएशन आए, बट फिर भी हमें इन्हीं सी फेयरर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट जो हाल ही में अटैक हो रहे हैं कमर्शियल शिप के ऊपर में, जहाज़ के ऊपर में, हेलीकॉप्टर से अटैक हो रहे हैं, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, ये एक सेफ्टी कंसर्न है ना। फिर लोग यहाँ पर अपनी जॉब्स को क्विट कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारे सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत है, इनके लिए प्रोटेक्शन मेजर्स की ज़रूरत है, नई पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा एडिटोरियल क्लियर हो चुका है। हर एक पॉइंट मैंने आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब आपकी बारी है कि आप इसको बढ़िया तरीके से आंसर के फॉर्म में लिखो। आज का क्वेश्चन क्या बोलता है? मेंस का क्वेश्चन बोलता है, विद इंडियंस प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री रनिंग, देयर वेलफेयर एंड सेफ्टी शुड एक्वायर्स सिग्निफिकेंस। गिव योर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। भाई जो ये इंडिया है, इंडियंस जो है स्पेशली, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री को चला रहे हैं। तो उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ एक्शन लें। इस पर आप क्या सोचते हो, आपको ये बताना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाला जो एस्पिरेंट है वो भी बढ़िया से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें कि भाई जो वैश्विक शिपिंग उद्योग को चालू रखने में भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उनके कल्याण और सुरक्षा को महत्व मिलना चाहिए। आपको इस पर क्या लगता है, महत्व मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए? इस कथन पर अपने विचार करें 250 शब्दों में। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो।
अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को दो दो आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैं पूरे न्यूज़पेपर को सरल तरीके से विद प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी 2017 का ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, जो ट्रैफिक है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, इससे संबंधित दो स्टेटमेंट्स है। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला वाला गलत है। कि भाई जो ट्रैफिक का मिशन है वो इंश्योर करना कि जो वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स का व्यापार हो रहा है वो हमारे नेचर की सुरक्षा के लिए खतरा ना हो। समझ गए? चलिए आते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।